हेलो बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पिछला पार्ट हमने पिछली वीडियोस में कर लिया है, वहां जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। ओके। आप ये सोच रहे होंगे ना कि कल वीडियो क्यों नहीं आई। वीडियो ना आने का कारण यही है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। मेरी भी तो कितनी मेहनत लगती है, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करो। देखो आपके लिए कितनी जल्दी वीडियोज आती है। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको एक दिन में एक चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप एक दिन में, मतलब ये वीडियो के बाद मुझे 500 सब्सक्राइबर भी चाहिए। आप वीडियो को शेयर करो। देखो 500 सब्सक्राइबर अगर आपके हो जाएंगे ना, मतलब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो एक दिन में एक चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और अगर आप 1000 सब्सक्राइबर कर देते हो तो एक दिन में दो चैप्टर भी आपके लिए मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाऊँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2+/Mg। यानी कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mg2+/Mg का। हमारे पास एक हाफ सेल रिएक्शन है यहाँ पर, हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करेंगे ये आपसे पूछ रहा है। ओके, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2+/Mg सिस्टम कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग द Mg इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन 1 m, यानी कि 1 मोलर Mg2+ सॉल्यूशन विद SHE। ओके, हमें इसको SHE के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। SHE का मतलब क्या है? SHE का मीन्स है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हमें इसको क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। और अगर हमें ओवरऑल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाए तो हम उससे किसका फाइंड आउट कर लेंगे? Mg2+/Mg का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। The standard electrode potential of Mg2+/Mg system can be measured by connecting the Mg electrode immersed in 1 m Mg solution with SHE. This may be represent as, हाँ, इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? Mg/Mg2+, यहाँ पर देखो Mg/Mg2+, ये जो है आपके पास सॉल्ट ब्रिज का साइन है, H+ एंड /H2 एट 1 atm प्रेशर। स्टैंडर्ड है तो वहाँ पर प्रेशर जो है 1 atm होना चाहिए, एंड वहाँ पर एक प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड होता है। सो यहाँ पर हम PTC से रिप्रेजेंट करते हैं इस सेल को। ओके, तो देखो सेल का डायग्राम भी अगर आप बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। सो सेल का डायग्राम ईजी है, आपको इस तरीके से बनाना है। इसको कनेक्ट करना है सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। ये Mg इलेक्ट्रोड है और ये हाइड्रोजन का SHE है। ओके, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, जिसमें कि यहाँ पर प्लैटिनम की फॉयल है और ये प्लैटिनम का वायर है। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। देखो H2 गैस 1 atm पे यहाँ पर हम इसको एंटर करवा रहे हैं। एंड यहाँ पर HCl का सॉल्यूशन है जो कि टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? H++Cl- में। ओके, ये देखो रिडक्शन हाफ सेल है एंड ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होता है एंड राइट साइड में हमेशा कैथोड होता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, राइट साइड में कैथोड होता है, और हाँ, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। ये भी आपके लिए, इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव का साइन है ना, ये सेल वाइज चेंज जो होता रहता है। मतलब जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर होती है तो वहाँ पर ये साइन पॉजिटिव रहता है एनोड में, एंड कैथोड में निगेटिव रहता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है तो यहाँ पर ये साइन निगेटिव रहता है और पॉजिटिव रहता है। तो ये साइन प्लस और माइनस का जो साइन है वो तो चेंज होता रहता है। लेकिन हाँ, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड रहता है एंड राइट साइड में हमेशा कैथोड रहता है। तो आपको ये डायग्राम अपने एग्जामिनेशन में बनाना है। ओके, देन एनोड में क्या रिएक्शन हो रही है? देखो एनोड में Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और कैथोड में जो 2H+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए थे इसके पास, चूँकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट हमारे पास राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे, इस HCl के सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और यहाँ पर जो H+ के आयन से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट होके H2 गैस लाइब्रेट हो जा रही है। ओके, देन अगर हमारे पास ओवरऑल देखें, अगर इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास 2.36 वोल्ट आता है, तो हम ओनली Mg/Mg2+ का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो हम यहाँ देखते हैं,
क्योंकि यहाँ पर इसका तो हमारे पास 0 वोल्ट होता है। ओके, सो ओवरऑल सेल का हमने यहाँ पर पुट किया वैल्यू 2.36 वोल्ट इक्वल्स टू 0 वोल्ट माइनस इसका हमें कैलकुलेट करना है। सो शायद आपको ये दिख नहीं रहा ना, हाँ ये देखो, इसका हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी। सो हमें इसका कैलकुलेट करना है। सो इसको हम इस तरफ लेके गए एंड ये जो है माइनस में वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको किसके साथ कनेक्ट करके, एसएचई के साथ कनेक्ट करके। क्यों? क्योंकि हम एसएचई का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम जीरो एज्यूम कर लेते हैं। एक्चुअल में जीरो होता नहीं है, जीरो एज्यूम कर लेते हैं ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन होज पीएच इज 10, जिसका पीएच 10 है। अब देखो हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन तो गिवन है नहीं, लेकिन सॉल्यूशन का पीएच गिवन है जो कि 10 है। तो इससे हम क्या करेंगे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। द नेक्स्ट इक्वेशन से हम उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। इसकी इक्वेशन तो हमें वही लगानी है, नेक्स्ट इक्वेशन, और नेक्स्ट इक्वेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, श्योर है। सो देखो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। सो हमने इक्वेशन लिखी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एच प्लस। एच प्लस यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन चाहिए एच प्लस का। सो एच प्लस का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, देखो पीएच हमें दे रखा है। पीएच का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। हमें क्या चाहिए, एच प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए। सो पीएच की वैल्यू हमने 10 पुट करी माइनस लॉग एच प्लस। सो लॉग को हम इधर साइड लेके आए और 10 को उधर साइड, तो -10 हो गया। एंड टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो ये वाला लॉग कैंसिल हो गया, तो एंटी लॉग -10 आ गया। ओके, अब एंटी लॉग -10 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एंटी लॉग -10 की वैल्यू होती है 10⁻⁻10। सो इसको आप पता करने के लिए अगर रुको, अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसका कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखो इसके बाद हमने -10 वैल्यू को यहाँ पर पुट किया इस इक्वेशन में। सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ई सेल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 0.059 वोल्ट। अब देखो 10⁻−10 है ना, इसको हमने कैसे सॉल्व किया, इसके लिए हमारे पास कुछ लॉग के फॉर्मूलेज होते हैं, यहाँ पर देख लो आप। हाँ, अगर हम एंटी लॉग वाला हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहले लॉग 10 की वैल्यू 1 है, तो एंटी लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ओके, लॉग 10⁻³ की वैल्यू अगर 3 है, तो एंटी लॉग 10⁻³ सॉरी, एंटी लॉग 3 की वैल्यू 10 की पावर में आ जाएगा वो 3। सेम हुए हमारे पास क्या था, एंटी लॉग -10 था ना, सो उसकी जो वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर में -10 आ जाएगा। ओके, एक लॉग का फॉर्मूला ये होता है, लॉग m अपॉन एन अगर होगा तो आप क्या करोगे, लॉग m माइनस लॉग n करोगे, और लॉग m की पावर n अगर होगा तो n जो है आगे आ जाएगा, n लॉग m आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो यही हमने ये दो फॉर्मूले हमने ये हम अपने क्वेश्चन में यहाँ पर पुट किए। देखो कैसे हमने सॉल्व किया इसको। लॉग 1/10 रेस्ट पावर -10 था हमारे पास, तो हमने ऊपर की वैल्यू m ले ली और नीचे की वैल्यू हमने n एज्यूम कर ली। ओके, सो लॉग 1 माइनस लॉग 10 रेस्ट पावर -10, एंड ये तो 0 हो जाता है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। ओके, क्योंकि 1 के आगे एक भी 0 नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लॉग 1 की माइनस लॉग 10 रेस्ट पावर -10। सो ये जो है आगे आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर ये आपको आता है तो इस पार्ट को आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ओके, सो देखो अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यस क्वेश्चन नंबर 8 है, a volatile cell is set up at 25 डिग्री सेल्सियस with following half cell। जो कि आपको फॉलोइंग हाफ सेल यहाँ पर गिवन है, क्या Al/Al3+ जिसका कंसंट्रेशन 0.001 m एंड Ni/Ni2+ 0.50 m। ओके, कैलकुलेट क्या करना है हमें, सेल वोल्टेज, यानी कि वही सेल वोल्टेज का मतलब ई सेल हमें कैलकुलेट करना है।
ओके, सो नेक्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, सीधा आपके पास आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर रिएक्शन लिखना आप सीख जाओ। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है, या फिर आपको ये गिवन है कि जैसे यहाँ पर Na2+ से Na बन रहा है, या फिर यहाँ पर Al इधर साइड होता, Al3+ इधर साइड, तो आप इजीली उसको मतलब रिएक्शन में चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब आपको इस तरीके का गिवन होगा तो आप कैसे पता करोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप उस कंडीशन में कैसे पता करोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो जिसका, इस बात को आप ध्यान में रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, बस। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है ना, माइनस में जो वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा होती है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये जो है रिडक्शन हो रहा है, इसका Na का निकल का रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा कैथोड में होती है, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। ओके, रिडक्शन रिएक्शन हमेशा कैथोड में होती है। सो एल्यूमिनियम का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ओके, सो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हमेशा कैथोड एनोड में होती है। सो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे रिएक्शन को। देखो हमने हमें बताया किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है निकल का। तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है ना, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, तो निकल का रिडक्शन हो रहा है। अब देखो Na2+ से इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो Na में कन्वर्ट होगा ना, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हो। ओके, सो अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे यानी कि Al जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके Al3+ बनाएगा। सिंपल इक्वेशन आपने लिखना सीख लिया। ओके, सो देखो इसको बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पर 2+ है और यहाँ पर 3+ है। सो 2+ वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 3+ वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, उसके बाद एल्यूमिनियम को दोनों साइड इक्वल कर लो, यानी कि 2 एल्यूमिनियम, और निकल को भी दोनों साइड इक्वल कर लो, सो आपके पास रिएक्शन आ जाएगी। अब रिएक्शन आ गई तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको ई सेल की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, सो नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, आपके पास आंसर। तो देख लो एक बार, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, कैथोड हमने रिडक्शन वाला लिया, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो इतना होता है, इतना क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो हमने वैल्यू पुट करी, आपके पास इतना वोल्ट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाई, ए नॉट सेल की वैल्यू, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करी। हाँ, एन जो है एन कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, गेन और लूज हो रहे हैं। सो यहाँ पर 6 यहाँ पर एन की वैल्यू 6 आएगी। और हाँ, Al3+ और Na2+, इसमें ऊपर नीचे कौन आएगा, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो देखो ऑक्सीडेशन वाला हमेशा ऊपर आएगा, रिडक्शन वाला हमेशा नीचे आएगा। तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, एल्यूमिनियम का ना, एनोड में रिएक्शन हो रही थी, सो ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि एल्यूमिनियम वाला हमेशा ऊपर आएगा। Al3+ क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऊपर आएगा, Al3+ ऊपर एंड Na2+ अपॉन में नीचे। ओके, सो इनका कंसंट्रेशन पुट करोगे, आपके पास 10⁶, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, 6 से इसको डिवाइड करोगे, सो ये आ जाएगा लॉग, इसको सॉल्व करने के पर लॉग 8.0 × 10⁻⁻6, और ये इंटू में है ना, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि अगर इंटू में होगा तो वो प्लस में चला जाएगा, लॉग का ये फार्मूला होता है, लॉग 8 प्लस लॉग 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 जो है आगे आ जाता है। लॉग 8 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आप इस बात की टेंशन मत लेना, ये वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन रहती है, जो वैल्यू आपको उस क्वेश्चन के लिए चाहिए होती है। ओके, सो आप इन वैल्यूज को पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। गिवन ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 0.46 वोल्ट। हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब कि यहाँ पर जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, सेल हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो हमारे पास ई सेल की वैल्यू आती है ना, टोटल ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो 0 वोल्ट आता है। ओके, 0 वोल्ट। सो हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है, Cu कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2+ में चेंज हो रहा है, एंड 2Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Ag में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो रहा है, सो n की वैल्यू 2 होगी। सो हमने यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ की, देखो आगे नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, सो वैल्यूज यहाँ पर पुट करी, लॉग केसी की वैल्यू हमें चाहिए, हमें केसी की वैल्यू चाहिए क्योंकि केसी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए प्लीज़। ओके, सो लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है मुझे, और कमेंट भी कर दीजिए
और शेयर तो करना आपका काम ही है। ओके, शेयर करने में कितना टाइम लगेगा यार? मिनिमम 2 या 3 मिनट। हाँ मुझे पता है आपका अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, सो एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो आपको टेंशन तो हो रही होगी। टाइम बहुत कम होगा आपके पास, लेकिन देखो मैं भी तो आपकी एक तरीके से हेल्प ही कर रही हूँ ना। हेल्प कर रही हूँ मतलब कि अगर आप इन क्वेश्चंस को रिसर्च करते, यूट्यूब में सर्च करते, कहीं और सर्च करते, तो आपका एक दिन में एक चैप्टर मुश्किल से हो पाता। सो यहाँ अगर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ तो 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए ना, तो आप क्या करो, मेरे जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर कर दो। अगर 1000 सब्सक्राइबर कर दोगे तो एक दिन में मैं 2 चैप्टर की वीडियो भी आपके लिए लेके आने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे मोटिवेशन चाहिए, तभी मेरा भी काम करने का मन करेगा। ओके, सो देखो अब हम आगे करते हैं इसको। क्या करना है हमें यहाँ पर, केसी की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। सो वैल्यूज पुट करो। ई नॉट से सॉरी ई सेल की वैल्यू 0 वोल्ट थी। अभी मैंने बताया इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो ओवरऑल सेल होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। ओके, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो एन की वैल्यू 2 और लॉग के सी हमने अभी वैसे ही लिखा है क्योंकि हमें निकालना है। अब देखो इस वैल्यू को हम उधर साइड लेके गए तो ये माइनस वाला प्लस में आ गया, और ये जो है ये अपनी जगह में ही रहा। ओके, सो लॉग के सी ये अपॉन में चला गया, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल। लॉग के सी की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी कितनी आई 15.6। ओके, देखो लॉग कैसे आ गया 15.6। देन एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सो एंटी लॉग करने पर लॉग कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर बच जाएगा केसी, और ये हो जाएगा एंटी लॉग 15.6। अब देखो 15.6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 15 प्लस 0.6। सो एंटी लॉग 15 इंटू इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर हमारे पास एंटी लॉग m प्लस n हो तो इसका फॉर्मूला होता है एंटी लॉग m इंटू एंटी लॉग n। ओके, सो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं एंटी लॉग 15 इंटू एंटी लॉग 0.6। अब एंटी लॉग 0.6 की वैल्यू आपको गिवन में होगी क्वेश्चन में। ओके, सो एंटी लॉग 15 की वैल्यू हमारे पास अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी देखा था कि 10 रेज़ टू पावर में चला जाता है, जो भी एंटी लॉग की वैल्यू होती है वो 10 की पावर में चली जाती है। सो 10 रेज़ टू पावर 15, देन इसका हमारे पास केसी की वैल्यू आ गई कितनी 3.092 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। और हमको ये क्या है, यहाँ पर रिएक्शन गिवन है, क्रोमियम प्लस Fe2 प्लस इक्वल्स टू Cr3 प्लस प्लस 3Fe, और हमें ये वैल्यूज गिवन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों का, Cr3 प्लस और इसका कितना है माइनस में। अब देखो हमें यहाँ पर भी ईएमएफ कैलकुलेट करना है। सो मैं आपसे ये बोलूँगी कि इस क्वेश्चन को देखो और नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ और इसका ईएमएफ आप खुद कैलकुलेट करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। ओके, इजी है, इजीली आप कर लोगे। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन अच्छे से देखे हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, और पेपर में आपके आएगा ही आएगा, नेक्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, मतलब इससे आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से, या फिर 5 मार्क्स का भी आ सकता है अगर कंबाइन करके आए तो। ओके, सो देखो हमने पहले इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है। ओके, देन हमने ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करी, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड हमने यहाँ कैसे पता चला कैथोड, मैंने आपसे बोला कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वो उसका रिडक्शन हो रहा होगा, और रिडक्शन हमेशा कैथोड में होता है। सो ये वैल्यू जो है कैथोड की है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है एनोड की है। सो कैथोड माइनस एनोड करके आपके पास इनोड सेल की वैल्यू आ गई। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे, सारी वैल्यूज को पुट करोगे। एन कितना है यहाँ पर, एन 6 है। देखो एन 6 कैसे है, क्योंकि यहाँ पर ना 3Fe2 प्लस यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लूज एंड गेन हो रहा है। ओके, सो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 6, और क्रोमियम 3 प्लस यानी कि ऑक्सीडेशन क्रोमियम का हो रहा था ना, देख लो एक बार, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्रोमियम एनोड में हो रही थी ये रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन वाला ऊपर आएगा और रिडक्शन वाला अपॉन में जाएगा। ओके, देन वैल्यूज को पुट करोगे, आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। लॉग 10 रेज़ टू पावर -1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली, ये आगे आ जाएगा।
-10, और log 10 जो है इंटू 1 होता है, सो वो तो 1 करके इतना ही आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सो प्लस, और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ई सेल की वैल्यू आपके पास यानी कि EMF ऑफ सेल आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ वायर? कितने इलेक्ट्रॉन उस वायर से फ्लो होंगे जब हमारे पास करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर गिवन है। ओके, और क्या गिवन है यहाँ पर, और टाइम गिवन है 2 आवर्स के लिए यहाँ पर वो करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो आई इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, टाइम जो है 2 आवर्स है। 2 आवर्स का मतलब कि हमें इसको सेकंड में चेंज करना है। 2 इंटू 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, एंड अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पर पहले क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ये कैलकुलेट करना है ना। तो इसके लिए हमें पहले चार्ज देखना पड़ेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू IT। सो हमने I की वैल्यू पुट करनी है, टाइम पुट करना है, सो हमारे पास चार्ज इतनी वैल्यू ये आ गई किसकी, चार्ज की। अब देखो हाँ, ये जो हमने एम्पियर इंटू सेकेंड है ना, ये कूलाम होता है। सो चार्ज की यूनिट कूलाम ही होती है वैसे भी, सो हमने इसको कूलाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और हाँ, इस बात को आपको याद रखना है कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। 1 मोल में होते हैं हमारे पास 0.622 सॉरी 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड 1 फैरड चार्ज में कितने कूलाम होता है, 1 फैरड में कितना कूलाम होता है, 1 फैरड इक्वल्स टू 96500 कूलाम। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब देखो आगे क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ओके, 2 आवर्स में। तो देखो करंट ऑफ 1 फैरड इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वायर, यानी कि क्या 1 फैरड चार्ज हमें रिक्वायर होता है किसके लिए, अगर हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने होते हैं एक किसी वायर के थ्रू, तो हमें 1 फैरड चार्ज रिक्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चार्ज तो 36 कूलाम है ना, तो देखेंगे कि 3600 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर फ्लो होंगे, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो यूनिटरी मेथड से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। करंट ऑफ 96 यानी कि 1 फैरड इज इक्विवेलेंट टू इतने इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1 फैरड में 1 फैरड से हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होंगे। तो देखो 1 मोल से हमारे पास 1 फैरड से इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो इसको आगे देखो। हाँ, तो करंट ऑफ 3600 कूलाम इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वायर, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन अपॉन जो 1 फैरड की वैल्यू है। लेकिन हमारे पास जो चार्ज है वो तो इतना है, सो इसको आप यूनिटरी मेथड से इजीली सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया इतना, 0.2246 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। लेकिन अगर आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो इस पॉइंट को आप यहाँ ले आओ, और पॉइंट को आगे लाने में ये जो पावर की वैल्यू होगी वो माइनस में बढ़ती है, इट मीन्स कि -1। अगर आप 23 में से -1 करोगे तो आपके पास 22 आ जाएगा। ओके, तो 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स A, B and C containing electrolytes ZnSO4, AgNO3 एंड CuSO4 रिस्पेक्टिवली। ओके, हमारे पास 3 सॉल्यूशन गिवन है एंड 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B एंड C यहाँ पर गिवन है। ओके, आई स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। स्टडी करंट यानी कि करंट हमेशा सेम रहेगा, तीनों सेलों में करंट की वैल्यू जो है सेम है, तो चार्ज भी जो है सेम ही रहेगा। ओके, सो आपको इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, इसका की कंसेप्ट ही यही है कि चार्ज जो है तीनों में सेम रहेगा। ओके, अब देखना है, सबसे पहले हमें चार्ज निकालना है। चार्ज अगर हमें मिल जाएगा तो हम इसको इसके सारे क्वेश्चन मतलब जो भी ये पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने टाइम तक वो करंट फ्लो करेगा, और दूसरा कॉपर और जिंक का कितना मास डिपॉजिट होगा, हम दोनों ही कैलकुलेट कर लेंगे। सो आगे इसमें क्या दिया है, वॉज पास्ड थ्रू देम अंटिल, हाँ सिल्वर का इतना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है इतना करंट पास करने में।
ओके, सो हम देखते हैं, हाँ एटॉमिक वेट्स दे रखे हैं, कॉपर का एटॉमिक वेट इतना है एंड जिंक का एटॉमिक मास 65.3 एंड सिल्वर का एटॉमिक मास 108 ग्राम है। ओके, देन इसका आंसर हम किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर होता है 1 फैराडे ऑफ चार्ज। ओके, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराड ऑफ चार्ज रिक्वायर होता है। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ Ag के लिए 1 मोल ऑफ Ag के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिक्वायर है किसके लिए, 1 मोल ऑफ Ag के लिए। सो यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अभी अभी हमने ये देखा था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर होगा। सो आप देखते हैं Ag का जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है, 108 ग्राम, यानी कि 1 मोल, 1 मोल में कितने ग्राम, 108 ग्राम, यानी कि क्या होगा, देखो आगे 108 ग्राम ऑफ Ag के लिए कितना चार्ज रिक्वायर होगा, 96500 कूलम, यानी कि 1 फैराड। ओके, तो 1 ग्राम Ag के लिए कितना चार्ज रिक्वायर होगा, 96, इसको यूनिटरी मेथड से हमने इसको अपॉन में ले गए। देन हमें क्या निकालना है, हमें इतना ग्राम डिपॉजिट है ना, क्वेश्चन में गिवन है 1.45 ग्राम के लिए कितना चार्ज रिक्वायर होगा। सो इसको हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके हमारे पास जो चार्ज आया वो इतना कूलम आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि कितने टाइम तक वो जो करंट है वो फ्लो रहेगा, टाइम हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम का, I इक्वल्स टू Q/T। ओके, सो हम इसको इधर साइड लेके जाएंगे, तो टाइम इक्वल्स टू Q/T, क्यू की वैल्यू आप पुट करो चार्ज अपॉन I एम्पियर, यानी कि करंट 1.5 एम्पियर। सो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इतना सेकंड आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि हमें कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ वो पता करना है। ओके, अब देखो हमारे पास CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu बनाएगा, कॉपर बनाएगा, यानी कि 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या था, Ag प्लस था ना, तो यानी कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा था, यानी कि वहां पर क्या हो रहा था, 1 मोल ऑफ Ag के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर था। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हमें 1 मोल ऑफ Cu को डिपॉजिट करना है, सो यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगी। सो चार्ज कितना रिक्वायर होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराड, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराड चार्ज रिक्वायर होगा। अब देखो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है कॉपर का, 63.5 ग्राम, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो 2 फैराड, यानी कि 2 फैराड की वैल्यू हमने रखी। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको इस साइड लेके जाते हैं और इसको इस साइड लेके आते हैं। ओके, देखो नीचे वाली लाइन में 96500 इंटू 2 कूलम इक्वल्स टू 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। सो इतने के लिए अगर हमें, यानी कि जो इतना चार्ज है ना, इसमें इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो चार्ज है वो तो इतना है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व करके चार्ज की वैल्यू निकाली थी। सो हमारे पास जो चार्ज है वो तो 1295.6 गुलाम है। तो इतने चार्ज में कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, सो हम यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। 63.5 अपॉन ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी और इसको इससे हम इंटू कर देंगे, सो हमारे पास इतना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है, कितना जिंक डिपॉजिट होगा। ये भी सेम वे जैसे आपने कॉपर के लिए किया ना, वैसे ही आप इसके लिए भी करो, जिंक के लिए भी। सो आपके पास आंसर आ जाएगा। जिंक भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Zn बनाएगा। सो 1 मोल ऑफ जिंक के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, यानी कि चार्ज कितना रिक्वायर होगा, 2 फैराड, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है इतना, इतने ग्राम के लिए इतना चार्ज रिक्वायर है, और इसको हम इधर साइड लेके गए। सो ये देखो आगे यूनिटरी मेथड से हमने निकाल दिया हमारे पास जितना चार्ज था, इसके लिए कितना ग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर, सॉरी कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, कॉपर नहीं जिंक। ओके, सो अभी हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, वरना वीडियो भी लेंदी हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस चैप्टर के आपके लिए अब ये 2 पार्ट और आएंगे, जो कि कोशिश करूँगी कि आज के दिन में मैं आपके लिए इनको लेकर आऊँ, और आ जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ओके, और सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।